इनके खिलाफ मतदान होगा। ये अब लाल किले का आखिरी भाषण था। फिर कोई पूछे मेरे को, क्या मोदी जी तो ऐसा बोल रहे हैं झंडा फिर से अपने लाल किले पे चढ़ाएंगे। मैं बोला ठीक है, वो जो बोले हैं झंडा तो जरूर फैलाएंगे, लेकिन उनके घर के ऊपर फैलाएंगे। सर, मोदी जी अगला बार फहरा पाएंगे? ना, नहीं फहरा पाए, अंतिम है उनका। শ্রদ্ধেয় মোদি বাবু শেষ ভাষণ করে आगामी दिन लाल केल्लाয় टीम इंडिया माठे नामবে। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की लाल किले पे ये आखिरी स्पीच है। 2024 में लाल किले से तिरंगा फहराएंगे इंडिया अलायंस। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहे। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। आप सभी लोगों को 79वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने मोदी जी का पावरफुल स्पीच देख लिया होगा भाई, तो साथ में पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे लोगों को भी देख लो, जो कई सालों से सेम रोना रो रहे हैं कि क्या ये मोदी जी का आखिरी स्पीच है। अरे चाचा, आगे और भी रोना है, एक ही दिन में सारे आंसू मत बहा दो, कुछ आंसू आगे के लिए बचा के रखिए, वरना मालन्यूट्रिशन का शिकार हो जाएंगे। सो नरेंद्र मोदी ने जो लाल किले पे स्पीच दिया है, उसमें से बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकल के सामने आई है। 2025 के एंड तक हमारी कंट्री खुद का अपना सेमीकंडक्टर चिप डेवलप कर लेगी। अब ये सेमीकंडक्टर चिप क्या है भाई, और ये क्या इतना इंपॉर्टेंट चीज है? बिल्कुल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारा देश अपने खुद के बलबूते पे सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाला है। ये सेमीकंडक्टर चिप 28 से 90 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन नोड के ऊपर बेस्ड होगा। अब ये नैनोमीटर क्या है, फैब्रिकेशन नोड क्या है, ये सब कुछ कभी और समझेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि ये जो सेमीकंडक्टर चिप है ना, इसका इस्तेमाल किया जाएगा हमारे रेलवेज में, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर, और भी जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं ना उसके अंदर। इस सेमीकंडक्टर चिप को डेवलप करने के पीछे हमारा मेन मोटिव है कि हम आत्मनिर्भर बन सके। और इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस का स्पीच था ना, वो कहीं ना कहीं मेड इन इंडिया इनिशिएटिव जो है, आत्मनिर्भर जो भारत है, इसी के ऊपर फोकस था। क्योंकि इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ आजादी नहीं होता है, इंडिपेंडेंस का ये भी मतलब होता है कि हम अपने बलबूते पे चीजों को कर सके, किसी और कंट्री के ऊपर हम लोग निर्भर ना रह सके। और इसका एक बहुत सटीक एग्जांपल हमें मिलता है ऑपरेशन सिंदूर का। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से हमारे आर्मी ने, हमारे आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तानियों को ठोका है ना, वो परफेक्ट एग्जांपल है आत्मनिर्भर भारत का। साथियों, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला ये कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। सोचिए, अगर हम आत्मनिर्भर होते न होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से हम कर पाते? पता नहीं कौन सप्लाई देगा नहीं देगा, ताजो सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, इसी की चिंता बनी रहती। लेकिन हमें मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में थी, सेना के हाथ में थी, इसलिए बिना चिंता, बिना रुकावट, बिना हिचकिचाहट हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही। और ये पिछले 10 साल से लगातार डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर हम एक मिशन लेकर के चले, उसके नतीजे आज नजर आ रहे। जब देश आजाद हुआ था तो सपने बहुत बड़े बड़े थे। रेलवे, फैक्ट्रीज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, सब कुछ अपने इनिशियल स्टेज में था। उस समय एक भारत सपने देख रहा था और दूसरा भारत अपनी ही परेशानियों से लड़ रहा था। वही भारत सिर्फ सपने नहीं देख रहा है, बल्कि इन सपनों को पूरा होता हुआ भी देख रहा है। और हमारा देश असली मायने में अपनी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बन रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल है ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने जो डिफेंस इक्विपमेंट्स यूज किए ना, उसमें बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हमने खुद बनाए हैं, इंडिजीनियस है वो, हमारे देश ने खुद बनाया, हमारे डीआरडीओ ने बनाया है। भारत ने एक हाई रिस्क मिशन को एक सक्सेसफुल हिस्टोरिक मिशन में कन्वर्ट कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीआरडीओ ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी हमारे डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल हुआ ऑपरेशन सिंदूर में। इसके साथ साथ जो प्राइवेट प्लेयर्स थे जैसे कि अडानी ग्रुप, तो अडानी ग्रुप ने भी बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाए जिनका इस्तेमाल किया गया ऑपरेशन सिंदूर में। फॉर एग्जाम्पल, अडानी डिफेंस के बहुत सारे ड्रोन इस्तेमाल किए गए जिन्होंने हर एंगल से पाकिस्तानियों को ठोक दिया। इनको समझ में भी नहीं आया कि कब कामिकाजे ड्रोन्स इनके एरिया में घुसते हैं और इनके रडार्स वगैरह को बर्बाद कर देते हैं। इन्हें लग रहा था कि इन्होंने हमारे ड्रोन्स को गिरा दिया है, जबकि वो कामिकाजे ड्रोन्स थे। वो बनाए ही इसलिए जाते ताकि वो जाके टारगेट पे हिट करे और ब्लास्ट हो जाए। तो हमारे देश के इंडिपेंडेंस का यह भी मतलब है कि हम अपनी निर्भरता दूसरे कंट्रीज के ऊपर कम करें और खुद के ऊपर निर्भर करें। और ठीक इसी तरीके से बहुत सारे और भी पॉइंट्स है जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने बात किया। एक एक करके पॉइंट्स को मैं समराइज करता हूं। डिफेंस और स्पेस में इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी
का इस्तेमाल किया जाना। और इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला जिनको कि IAS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मिशन पे भेजा गया था। 41 साल पहले कोई भारतीय अंतरिक्ष में गए थे और उन्होंने हमें बताया था कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब ये जानना चाहते हैं कि आज भारत कैसा दिखता है। मैं आपको बताता हूँ, आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। जल्दी धरती पर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। एनर्जी सेक्टर की बात करें तो 50% क्लीन एनर्जी हमारे देश ने 5 साल पहले ही अचीव कर लिया और 2047 तक न्यूक्लियर कैपेसिटी को 10 गुना तक बढ़ाने की बात कही गई। फार्मर्स के लिए फर्टिलाइजर्स और फूड इंपोर्ट डिपेंडेंसीज को कम करने के लिए पुश किया गया। 1200 साइट्स एक्सप्लोर किए जा रहे हैं ताकि रेयर जो मिनरल्स होते हैं जिनको कि टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है उनको ढूंढा जा सके। इन सभी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिशन सुदर्शन चक्र। आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता, मजबूती देना चाहता, आधुनिक बनाना चाहता। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पा करके हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। आप में से बहुत लोगों को याद होगा जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया। सूर्य प्रकाश को सुदर्शन चक्र से रोक दिया था और तब अर्जुन ने जो शपथ ली थी जयद्रथ का वध करने की, उस प्रतिज्ञा को अर्जुन पूर्ण कर पाए। उस सुदर्शन चक्र के पराक्रम और रणनीति का परिणाम अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। मिशन सुदर्शन चक्र हमारा नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है और 2035 तक जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी है उसको हर तरफ से फुल प्रूफ करने की प्लानिंग की गई है। जो बांग्लादेशी इलीगल तरीके से इंडिया में आ जाते हैं या और भी लोग आ जाते हैं भाई, उनको हैंडल करने के लिए हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन चलाया जाएगा। मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडितता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित निश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ फास्टैग के लिए एनुअल प्लान लॉन्च कर दिया गया, जिसको कि आज से एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त से ही आप बुकिंग कर सकते हैं। और ये जो फास्टैग का एनुअल प्लान लॉन्च किया गया, ये सरकार ने अपने मन से नहीं किया, ये डिमांड थी पब्लिक की। पब्लिक का कहना था कि भाई बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हम लोग हर दिन जब भी टोल से गुजरते हैं तो हमें पेमेंट करना पड़ता है, जिसका कि बर्डन बढ़ता जाता है। तो अब आप जब भी NHAI के टोल से गुजरेंगे तो आपको बार बार टोल नहीं देना पड़ेगा। साल में सिर्फ एक बार आप रिचार्ज करवाइए, 3000 रुपए का रिचार्ज करवाइए और 200 ट्रिप्स तक आप आराम से उसका एंजॉय कर सकते हैं। 1 साल तक ये वैलिड होता है। ये जो प्लान है वो सिर्फ प्राइवेट और नॉन कमर्शियल व्हीकल्स के लिए है। ये प्लान पूरे इंडिया भर में जहां जहां पे NHAI और मॉर्थ के टोल प्लाजाज है वहां पे ये एप्लीकेबल है। यहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर नॉर्मली एक कार नेशनल हाईवे यूज करता है तो उसे अराउंड 100 रुपए का टोल देना पड़ता है। तो मान के चलते कि अगर वो 200 ट्रिप्स करता है तो उसे 20,000 रुपए तो टोल में देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ये एनुअल प्लान लेते हैं तो आपको सिर्फ 3,000 रुपए देने पड़ेंगे साल में, और 200 ट्रिप्स आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आप 1 साल तक इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप फास्टैग एज अ पे पर यूज इस्तेमाल करते हैं तो उसमें टाइम कंज्यूम होता है, कई बार फेलियर्स आ जाते हैं, कई बार बैलेंस इश्यूज आ जाते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के लिए हैंडल करने के लिए ये प्लान लाया गया है। इसके साथ साथ पहले अगर 60 किलोमीटर से कम डिस्टेंस वाले टोल होते थे तो वहां पे बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो जाते थे, लेकिन इस एनुअल प्लान के बाद इस तरीके के डिस्प्यूट्स देखने के लिए कम मिलेंगे। देखिए फास्टैग लाया गया था ताकि जो मैनुअल टोल कलेक्शन है उसमें जो टाइम लगता है उसको कम किया जा सके, क्योंकि जितनी देर तक आप फास्टैग के टोल पे इंतजार करते हैं उतनी देर तक आपका इंजन ऑन रहता है। मोस्ट केसेस में तो इंजन ऑन ही रहता है भाई, तो पेट्रोल की उतनी ज्यादा कंजप्शन होती है, के कारण जो कार्बन फुटप्रिंट है वो भी बढ़ता है। और 2021 के डेटा के हिसाब से अभी तक करीबन 35 करोड़ लीटर्स का फ्यूल बचा है इस फास्टैग के कारण। और जितने भी कंज्यूमर्स फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं उन्होंने अराउंड 2800 करोड़ का फ्यूल का सेव किया है। और कम पेट्रोल यूज होने के कारण 9,78,000 टन का जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो कम हुआ है। पहले जो लोकल रेसिडेंट्स थे उनको मंथली 350 रुपए देने पड़ते थे पास के लिए, जो कि 20 किलोमीटर के रेडियस तक वैलिड रहता था। लेकिन अब जो 3,000 का एनुअल प्लान है वो हर जगह वैलिड होगा। इसके साथ साथ नीति आयोग के साथ मिलकर एक न्यू स्टडी भी कंडक्ट की जा रही है ताकि ये जो टोल का फी स्ट्रक्चर है इसको रिव्यू किया जा सके, ताकि कंज्यूमर का जो सफर है वो थोड़ा और आसान हो सके और स्मूथ हो सके। लास्ट 10 सालों में अराउंड 70,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज बने हैं और गवर्नमेंट एम करती है कि जो कंज्यूमर है उसका जो सफर का एक्सपीरियंस है वो ज्यादा से ज्यादा स्मूथ हो सके। बाकी आपकी इस बारे में क्या थॉट्स हैं, नरेंद्र मोदी के इस स्पीच के बारे में क्या थॉट्स हैं? पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे लोग जो कि रो रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का ये आखिरी स्पीच होगा, हर साल यही चीज रिपीट कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये जय हिंद लिखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा।